प्रिय विद्यार्थियों, हमने ढोला मारूरा दूहा जो लौकिक प्रेम काव्य है, लोक गाथा के रूप में जिसे माना गया है, उसके ऊपर जो अलग अलग विद्वानों के मत थे, उसका काव्य रूप क्या है, इसके रचयिता कौन है, इसका रचना काल क्या है, उसके ऊपर पूर्व में चर्चा की। आज हम इसके कथानक या कथा के संक्षिप्त सार पे चर्चा करेंगे। और कथानक याद करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जैसा इस वीडियो में मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए आपकी नोटबुक में, जिसमें पहले मैंने लिया है पुंगल, स्थान लिया है राज्य का, दूसरा लिया है नरवर और तीसरा लिया है मालवा। मतलब क्षेत्र के रूप में 3 क्षेत्र है और वहाँ के शासक या राजा, जैसे पुंगल के राजा पिंगल और नरवर के राजा नल और मालवा की जो राजकुमारी है मालवणी, इस प्रकार डायग्राम में लिखा है। और पिंगल की जो राजकुमारी है वो मारवणी या मारू जिसका नाम है, और नरवर के राजा नल के जो पुत्र है वह है ढोला, जिसे साल्य कुमार भी कहा गया है कई जगह, और मालवा की राजकुमारी मालवणी। इस प्रकार से आप पात्रों के नाम और उनका क्षेत्र लिख लीजिए। अन्य पात्रों को भी आप लिख सकते हैं, जैसे घोड़ों का सौदागर, झूमरा का चारण, उमर सुमरा, बिस्सुचारण, योगी और योगिनी, डूमणी, ढाडी। और अन्य पात्रों में हम लिख सकते हैं जैसे ऊंट है, पीवड़ा सांप है, अन्य स्थान जैसे चंदेरी, पूंजी, आलावड़ पहाड़। तो ऐसे हम एक छोटा सा डायग्राम नक्शा बना लेते हैं तो हमें कथानक जो है वो आसानी से याद रह सकता है। तो मुख्य रूप से 3 जगह की चर्चा यहाँ पर की गई है, पुंगल, नरवर और मालवा। तो कथानक इस प्रकार है, किसी समय पुंगल में पिंगल और नरवर में राजा नल राज्य किया करते थे। पुंगल में पिंगल, राजा पिंगल, और नरवर में राजा नल शासन किया करते थे। पिंगल में मारवणी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। पिंगल की जो राजकुमारी है मारवणी नाम की है, बहुत ही सुंदर कन्या थी। और नल के पुत्र है जो ढोला, जिन्हें साल्य कुमार भी कहा जाता है, अनुपम सुंदर, बहुत ही सुंदर ढोला थे। तो एक समय की बात है कि बहुत अकाल पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में शरण पाने के लिए पिंगल ने नटवर की तरफ प्रस्थान किया। किसने किया नटवर की तरफ प्रस्थान? पिंगल जो है वो नरवर की तरफ प्रस्थान करते हैं। पुंगल के राजा पिंगल नरवर की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत अकाल पड़ जाता है, इसलिए अकाल की स्थिति जब पड़ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय लोग जाया करते थे कि उस क्षेत्र में तो अकाल पड़ गया, अब दूसरे क्षेत्र में जाकर हम आसानी से रह सके। राजा नल ने पिंगल को बहुत अच्छा सम्मान दिया। ढोला को देखकर पिंगल की रानी रीझ जाती है। ढोला जो राजा नल का पुत्र है, उसको देखकर पिंगल की जो रानी है यानी कि मारवड़ी की माँ, वह रीझ जाती है और विवाह का प्रस्ताव दे दिया जाता है। पुंगल के राजा पिंगल के द्वारा विवाह का प्रस्ताव नल को भेज दिया जाता है कि आपके पुत्र का विवाह, आपके पुत्र ढोला का विवाह मारवड़ी से तय कर दिया जाए। उस समय ढोला की उम्र मात्र 3 साल थी और मारवणी की उम्र 1.5 साल थी। बहुत समय बीत गया, कुछ समय तक रहे जब तक अकाल की स्थिति सकाल में परिवर्तित नहीं हुई। फिर देश में सुकाल की स्थिति जब आई तो पिंगल तथा उसकी रानी पुंगल लौट जाते हैं। समय बीतता गया। उधर राजा नल ने पुंगल को दूर समझकर ढोला का जो विवाह है वह मालवा की राजकुमारी मालवणी से
कर दिया, मतलब दूसरा विवाह कर दिया। वो बचपन की बातें थी। 3 साल का ढोला था, ढोला को तो कुछ याद भी नहीं है, और 1.5 साल की मारवड़ी है, तो दूरी भी खूब थी उस दोनों क्षेत्रों के बीच में। तो राजा नल ने अपने पुत्र ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी के साथ कर दिया। ढोला और मालवनी प्रेम पूर्वक रहने लगे। इधर मारवड़ी युवती हुई। अब समय बीता गया, मारवड़ी जो है मारू मतलब पिंगल की राजकुमारी, वह युवती हो गई, बड़ी हो गई। उसके शरीर में तारुण्य की आभा फूटने लगी। एक दिन सेज पर सोई हुई मारू को स्वप्न में ढोला के दर्शन हुए। स्वप्न में अपने पति ढोला साहले कुमार के दर्शन हुए। मारवड़ी की नींद उचट गई। उसके शरीर में विरह की पीड़ा जागृत हो गई। मारवड़ी उदास और खोई खोई रहने लग जाती है। मारवड़ी की इस अवस्था का पता सहेलियों को चला, तो उन्होंने मारवड़ी की उदासी का कारण पूछा। मारवड़ी ने स्वप्न मिलन और उससे उत्पन्न वेदना का उल्लेख अपनी सहेलियों के सम्मुख किया और उसे विवाहित होने का ज्ञान करवाया। सहेलियों ने कहा कि ये जो स्वप्न में दर्शन हुए हैं तुम्हें ढोला के, वो सही है। तुम्हारा विवाह बचपन में किसी राजकुमार ढोला के साथ हुआ था और वो स्वप्न में आज तुम्हें दिखे हैं। फिर और अधिक विरह उत्तेजना बढ़ जाती है। उसको तो पहली बार पता लगता है कि मेरा विवाह हुआ है बचपन में 1.5 साल की उम्र में, तो उसका विरह और अधिक उद्दीप्त होने लग जाता है। मारवड़ी की माँ ने पीड़ा को समझते हुए पिंगल से कहा कि वह शीघ्र ही साहले कुमार को बुलाए। पिता पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन मालवणी ने सोतिया ढाक के कारण उसे मरवा दिया। जो उनकी पत्नी है वर्तमान में मालवणी, मालवा की राजकुमारी, जो भी संदेश ढोला की तरफ से आता है, संदेशवाहक आता है, उसको वह मरवा देती है। स्वाभाविक है, स्त्रियों में सोतिया डाह की भावना रहती है कि कहीं ढोला को उसके पूर्व के विवाह के बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा और उस अद्वितीय सुंदरी मालवणी से प्रेम करने लग जाएगा। उसी समय पुंगल से एक घोड़ों का सौदागर आया। पुंगल से घोड़ों का सौदागर नरवर आता है राजा नल के राज्य में, और उसे पिंगल के सामने ढोला के दूसरे विवाह की चर्चा की। जो मारवड़ी का पिता है उसके सामने ढोला का विवाह हो गया, ऐसी सूचना उस घोड़ों के सौदागर ने राजा पिंगल को दी। उसने यह भी बताया कि ढोला को मारवणी का संदेश न मिल जाए, इसलिए जो भी वहाँ कोई आता है उसे मालवणी मरवा देती है। अपनी स्वयं वयस्का सहेलियों के साथ मंदिर जाते हुए मारवड़ी ने अपने प्रियतम की चर्चा सुनी। वह विरह से संतप्त हो उठी। ऐसी स्थिति में पिंगल ने अपने पुरोहित को ढोला के पास भेजने का निर्णय लिया, लेकिन रानी से विचार विमर्श करने के पश्चात यह तय हुआ कि इस कार्य के लिए ढाडियों को भेजा जाना उचित है। पुरोहित को नहीं, ढाडियों को भेजा जाए, तभी ढाडियों के द्वारा ही ढोला को यह संदेश मिल सकता है। मारवड़ी ने अपनी विरह व्यथा ढाडियों के सामने प्रकट कर दी और कहा कि इस संदेश को ढोला तक पहुंचा दो। हाड़ी नरवर पहुंचे। ढाडियों ने मालवणी के पहरेदारों को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने उन्हें याचक समझकर ढोला तक जाने के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि ढाडियों को तो याचक समझा मालवणी ने, ढोला की पत्नी ने, तो कि ये तो साधारण याचक है, तो इनको महल में प्रवेश दे दिया जाए। ढाडियों ने ढोला के महल के नीचे अपने डेरे जमा लिए और रात्रि में मांड राग में मारवड़ी के प्रेम संदेश को करुण स्वर में सुनाया। कौन सी राग में? मांड राग में मारवड़ी के प्रेम संदेश को करुण स्वर में सुनाया, जिसे ढोला सुन लेता है। इस व्यथापूर्ण गान को सुनकर ढोला का मन व्याकुल हो गया, उसकी भी नींद उचट गई।
प्रातःकाल उसने याचकों को बुलाकर सभी का हाल मालूम किया। ढोला ने याचकों को कुछ इनाम देकर विदा किया, लेकिन ढोला के मन में मारवाड़ी से मिलने की व्यग्रता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। ढोला की इस उद्विग्नता और व्यग्रता को मालवणी ने जान लिया, जो पत्नी है वर्तमान में। मालवणी ने जान लिया कि ढोला कैसे बेचैन रहने लग गया। ढोला ने मारवाड़ी को लिवा लाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन यह मालवणी को सहन नहीं हुआ। अतः उसने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में रास्ते की कठिनाई का उल्लेख करते हुए ढोला को रोक लिया। लेकिन धीरे धीरे ढोला का धैर्य टूटने लगा। अपने पति के दृढ़ निश्चय को जानकर मालवणी ने ढोला और मारवाड़ी के पास जाने की इजाज़त तो दी, लेकिन यह कहा कि वह उसे सोई हुई को छोड़कर चला जाए। मालवणी ने कहा कि आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यग्र उदासीन रहने लग गए, लेकिन मेरी जागृत अवस्था में आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कि मुझे सोई हुई को छोड़कर तुम मारवाड़ी के पास जा सकते हो। पिंगल। अंत में शरद ऋतु की एक रात को मालवणी को सुप्त अवस्था में छोड़कर ढोला ने तेज गति वाले ऊंट पर सवार होकर पुंगल की तरफ प्रस्थान किया। प्रस्थान करते समय ऊंट की आवाज से मालवणी जाग जाती है, लेकिन तब तक ढोला काफी दूर तक जा चुका था। मालवणी ने ढोला के पीछे एक तोते को भेजा, जिसने चंदेरी और पूंजी के बीच एक तालाब पर ढोला को दातुन करते हुए पाया। चंदेरी और पूंजी, मैंने पूर्व में कहा था ना, अपने को स्थानों के नाम याद रखना है। वहाँ पे ढोला दातुन कर रहा था, वहाँ पे उस तोता से उसकी भेंट होती है। तोते ने कहा कि मालवणी जो है आपकी पत्नी, जो नरवर में आपकी पत्नी है, वह विरह में इतनी संतप्त होकर समाप्त हो चुकी है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है, उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। ढोला ने वस्तु स्थिति को समझ लिया और टालने के स्वर में कह दिया, अगर वह खत्म हो गई है तो उसकी अंत्येष्टि कर दी जाए। तोते ने मालवणी को यह संदेश दिया तो वह निराश हो गई। ढोला पुंगल की तरफ आगे बढ़ता गया। तीसरे पहर उसने आडावल पहाड़ को पार कर लिया। वहाँ उसे उमर सुमरा का चारण मिला, जो पिंगल के पास झूमरा के साथ मारवाड़ी के विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन हताश होकर लौट आया था। उसने ढोला को कहा कि मारवाड़ी बुढ़ी हो गई, अब तुम्हें उसको लाकर क्या करोगे। ढोला एक बार निराश हुआ, लेकिन फिर उसे मार्ग में बिस्सुचारण मिला, जिसने वस्तु स्थिति बतला दी और ढोला की निराशा दूर हो गई। मतलब वहाँ भी अनेक संकट मिले। वहाँ उधर मालवणी से भी कि बुढ़ी हो गई है मारवाड़ी, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। लेकिन फिर दूसरा विश्वचारण मिल जाता है, वो उसको वस्तु स्थिति बता देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो खुद किसी और का विवाह प्रस्ताव लेकर मारवाड़ी तक गया था, इसलिए आपको बहका रहा है। ढोला जब अपनी ससुराल पुंगल पहुंचा तो उसका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया गया। वह 15 दिनों तक वहां पर रहा। तत्पश्चात राजा पिंगल ने काफ़ी दहेज देकर ढोला और मारू को विदा किया। उस समय मारवाड़ी ने बड़ी ही प्रसन्नता से उसके हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं था। जिस प्रकार सूखी वलरी वर्षा के जल से पुनः लहलाने लगती है, उसी प्रकार मारवाड़ी खिल उठी। ठीक मारवाड़ी कहे तो पुनर्जीवित हो उठी। ढोला जब नरवर के लिए रवाना हुए, तभी मार्ग में एक अप्रत्याशित घटना घटी। घटना क्या थी? विश्राम स्थल पर सोती हुई मारवाड़ी को पीवने सांप ने ढस लिया। ये लो साहब, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, कई पहरों में कई दिनों में यात्रा पूरी हो पाती थी। जब रास्ते में विश्राम किया, डेरा लगाया, तो मारू को, मारवाड़ी को एक पीवने सांप ने ढस लिया। प्रातःकाल जब ढोला ने मारवाड़ी को मृत पाया तो वह अत्यधिक बहुत दुखी हुआ, अत्यधिक दुखी हो उठा। संयोग से उस समय एक योगी और योगिनी उसी मार्ग से निकल रहे थे। योगिनी के अनुरोध पर योगी ने अभिमंत्रित जल से मारू को जिंदा कर दिया। मैं मारू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मारू
मारवाड़ी के लिए मारू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जिंदा कर दिया, तब उमर सुमरा को इस बात की खबर लगी। उमर सुमरा, वही उमर सुमरा जो विवाह का प्रस्ताव, जिसके विवाह का प्रस्ताव लेकर वहाँ पर मारवाड़ी के विवाह का प्रस्ताव लेकर चारण के द्वारा गया था, कि ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर जा रहा है। तो वह मारवाड़ी को छीनने के इरादे से सेना लेकर गया। ढोला उसकी कपटपूर्ण बातों में आ गया। उमर की सेना के साथ मारवाड़ी के पियर की एक डूमनी गायिका थी। मारवाड़ी ने ढोला को कुचक्र की पूरी बात समझा दी। ढोला ने तत्काल ऊंट को छड़ी लगाई और उमर सुमरा को निराश होकर जाना पड़ा। ढोला और मारवाड़ी सहित नरवर पहुँचे। राजा नल ने धूमधाम के साथ दोनों का स्वागत किया। इस तरह ढोला, मारवाड़ी और मालवणी तीनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन मारवाड़ी और मालवणी अपने भूप्रदेशों मारवाड़ और मालवा को लेकर वाद विवाद हुआ, लेकिन ढोला ने दोनों को समझा दिया तथा आमोद प्रमोद और दाम्पत्य सुख के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। ये इसकी कथा का संक्षिप्त सार है। बीच में इनके आपस में क्या वार्ता होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। धन्यवाद।